हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सिविल स्टेप में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब पीसीएस का जो मेंस है वो जल्दी ही होने वाला है, इसीलिए सिविल स्टेप ने आप लोगों के साथ मेंस फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चलाया है, जिसमें मैं अजय सिंह आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ India Middle East Europe Economic Corridor for India and what challenges could limit its success। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनिशिएटिव आखिर है क्या, है ना। उसके बाद आपको इसके चैलेंजेस बताने हैं जो इसकी सक्सेस को थोड़ा लिमिट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इनिशिएटिव आपका स्टार्ट किया गया था G20 समिट, जो कि सितंबर 2023 में हुई थी और इंडिया में ही हुई थी। इस समिट में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो देखो, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। दूसरी जो यहाँ पे चीज थी वो थी इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, वो भी इंडिया ने ही यहाँ पे स्टार्ट करा G20 समिट के दौरान। और तीसरी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है G20 जो है उसकी मेंबरशिप को हमने यहाँ पे 21 कर दिया था, और जो 21st मेंबर इसका बना था वो बना था अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको G20 समिट के बारे में पता होनी चाहिए जब हमने 2023 में इसको प्रिसाइड किया था। अब देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे को अपना जो आंसर है उसका दायरा इसी तक सीमित रखना है। अब देखो, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में एक यहाँ पे इसका जो ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने आपको दिया वो भी दे सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि भाई ये G20 समिट में लॉन्च किया गया था और ये एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरह का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सिर्फ रोड्स बनाए जा रहे हैं या फिर रेल्स बनाई जा रही हैं या सिर्फ हम मैरीटाइम तरीके से ही कनेक्टिविटी कर रहे हैं, सी के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल पे कनेक्टिविटी दिखेगी, जैसे कि रेल्स भी यहाँ पे बनाई जाएगी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट भी आपको दिखेगा, एनर्जी पाइपलाइंस बिठाई जाएंगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो सिर्फ एक ही सेक्टर तक हम सीमित नहीं रहेंगे। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव ये एक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट्स हैं, है ना, ये वाले जो पोर्ट्स हैं इनको कनेक्ट किया जाएगा आपका जो मिडिल ईस्ट है और यूरोप में अलग अलग डेस्टिनेशन से। ठीक है, चलिए, तो ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसकी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सेकंड, यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ पे जो आंसर करना है वो आपको करना है कि भाई वाई आईमैक मैटर्स फॉर इंडिया। ये जो इनिशिएटिव है इंडिया के लिए इतना मैटर क्यों करता है। तो देखो, फर्स्ट चीज है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड ट्रेड एफिशिएंसी। देखो, अब आपने यहाँ पे देखा होगा ना कि एक यहाँ पे कैनाल है जिसको बोला जाता है सुएज कैनाल, और वर्ल्ड का काफी ज्यादा ट्रेड जो है इस रूट से क्या होता है, पास होता है, इंडिया की तरफ भी आता है और बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या फिर चाइना है, यहाँ पे जापान है, उन तक यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह इस रास्ते से पहुंचता है, या बाकी जो भी कमोडिटीज हैं वो इस रास्ते से पहुंचती है। अब देखो, अगर ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, अगर इसको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो यहां पे क्या हो सकता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकती है। जो तेल या कोई कुछ सामान यहां से आ रहा होगा उसको आने में देरी हो सकती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले सुएज कैनाल में एक शिप फंस गई थी, जिसकी वजह से जो रूट है वो पूरा आपका यहाँ पे केप ऑफ गुड होप के थ्रू आना पड़ा था, जिस वजह से खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ा, है ना, और कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिसरप्शन आई, चीजें भी थोड़ी महंगी होने के आसार ज्यादा रहते हैं। तो देखो, इन्हीं सभी चीजों को खत्म करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये सुएज कैनाल से क्रॉस होगा ही नहीं, है ना। ये जो इनिशिएटिव है ये बाईपास करेगा आपका सुएज कैनाल को। तो यहां पे देखो लिख रखा है, बाय बाईपासिंग सुएज कैनाल आईमैक कुड कट शिपिंग टाइम बाय 40%। तो 40% यहाँ पे शिपिंग टाइम कम हो सकता है। और देखो, यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 30% तक और ज्यादा कम हो सकती है। ठीक है, जो सामान भिजवाने में आपकी कॉस्ट आती है उसमें 30% तक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। Therefore enhancing India's export competitiveness and supply chain resilience। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो। सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनर्जी के लिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपकी गल्फ कंट्रीज पे, या फिर आपका जो अभी रिसेंटली हमने डाइवर्सिफाई करके रशिया से बहुत ज्यादा तेल लेना स्टार्ट कर दिया है ना, तो इन पे हम ज्यादा डिपेंडेंट है। तो देखो, आईमैक एनविसेज टू सपोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर्स भी बहुत ज्यादा बनाए जाएंगे। यहाँ पे देखो, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर,
फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे इंडिया की फॉसिल फ्यूल पे भी डिपेंडेंस कम होगी, और बाकी जो जैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स हमने चलाए हुए हैं उनमें भी हमारे को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप डबल चीज लिख सकते हो, एक आप क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स के बारे में भी बता सकते हो कि वहां पे हमारे को फायदा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे एक हमारे पास और रूट अवेलेबल होगा जिससे हम क्रूड ऑयल अपने तक मंगा सके। दूसरी चीज है कि एनर्जी अभी डाइवर्सिफाई हो रही है, क्रूड ऑयल से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, तो इसीलिए धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है इन चीजों को, है ना। एनर्जी ट्रांजिशन में हम हैं, हम जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और इन जो इनिशिएटिव्स हैं, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके थ्रू हम ग्रीन एनर्जी बहुत आसानी से इंडिया तक ला पाएंगे। इसके बाद अगली अगर बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखो, चाइना ने 2013 में एक इनिशिएटिव चलाया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत क्या कर रहा है चाइना, चाइना अभी पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, मैरीटाइम रूट्स के थ्रू, यानी कि सी रूट्स के थ्रू भी, और यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अपना जो लैंड है उसको कनेक्ट कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज के साथ थ्रू हाईवेज, रेलवेज, है ना। बहुत सारी कंट्रीज उसका पार्ट है, यूरोप तक की कंट्रीज, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट तक की कंट्रीज उसका पार्ट है। तो एक तरीके से अगर हम ये आईमैक एक प्रोजेक्ट उनको एक ऑल्टरनेटिव की तरह दिखता है बाकी कंट्रीज को, ताकि हम यहाँ पे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी क्या कर सके, काउंटर कर सके। अगला देखो, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रीच भी इंडिया की क्या करेगी, बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे कुछ इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस है उसको स्ट्रेंथन करेगा मिडिल ईस्ट में और मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है आपका वहां पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इंडिया को एक्सेस मिल गई है हाफिया पोर्ट की, ठीक है। हाफिया पोर्ट कहाँ है आपका, ये इजराइल, इजराइल जो है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, है ना, वो भी थोड़े मीट होंगे इससे, है ना कहीं हमारे को मिडिल ईस्ट में भी देखो एक पोर्ट का एक्सेस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स और ज्यादा अचीव होंगे। फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया ये चीज रहेगी। अगला हम देखेंगे, देखो अगर किसी तरह का हाईवे प्रोजेक्ट बनता है या फिर किसी तरीके का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ती है, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का आना यहाँ से बढ़ेगा, एनर्जी का आना, क्रिटिकल मिनरल्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया जो है एआई की है, उसके लिए आपको सेमीकंडक्टर चिप्स लगेंगी, और चिप्स के लिए कुछ मटेरियल्स लगते हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। यहाँ पे वो मटेरियल लगते हैं जिनसे आपकी चिप्स बनेगी, जो आने वाली टाइम में टेक्नोलॉजी है वो जिससे डेवलप होगी, ठीक है। चलिए, तो बूस्टिंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, इससे क्या होगा, सीधे सीधे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर देखने को मिलेगा। और देखो, रीजनल पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनकरेज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन विद कंट्रीज लाइक यूएई, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईयू नेशंस। तो एक तरीके से हमारे को ऑप्शन देता है कि हम अपनी जो पार्टनरशिप है इन कंट्रीज के साथ भी क्या कर सकें, और ज्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। चलिए, तो देखो ये हो गया कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। अब हमारा जो अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि चैलेंजेस क्या क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो फेस कर रहा है। तो जो फर्स्ट चैलेंज है देखो, वो है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। आपको पता होगा ईरान, देखो अभी ईरान में रेवोल्यूशन चल रहा है दोबारा से, है ना, लोग सड़कों पे आ गए हैं। आपने हमास और इजराइल के बीच में वॉर देखा होगा, फिर सीरिया में प्रॉब्लम है, इजराइल और ईरान के बीच में प्रॉब्लम है। तो ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ज्यादा क्या रहता है, इनस्टेबल रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। सेकंड चीज देखो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ बाइंडिंग कमिटमेंट्स। देखो यहाँ पे जो अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी की कमी है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे कोई लीगल एनफोर्समेंट नहीं है, और आपका जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसके साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं है इंडिया का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बात तो कर रहे हो कि गुड्स आपको इधर उधर ट्रांसफर करने हैं, बट आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी कोई चीज नहीं है ना। तो यहाँ पे एक अनसर्टिनिटी ये चीज क्या कर देती है, पैदा कर देती है, और साथ में ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर आगे हम देखें यहाँ पे मल्टी कंट्री कोऑर्डिनेशन चैलेंज। अब देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंट्रीज हैं भाई, अलग अलग कंट्रीज में डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग कस्टम स्टैंडर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस 20+ पार्टिसिपेटिंग नेशंस, वो क्या हो सकता है यहाँ पे, डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज आपको देखने को मिलता है। फंडिंग गैप्स एंड डेट रिस्क।
देखो, with estimated capital exceeding 600 billion, funding remains uncertain। तो देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स तो, कुछ हाईवेज तो होंगे जो पहले से बने होंगे, कुछ तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए लगेगा पैसा। और यहाँ पे लगभग बोला जा रहा है कि 600 बिलियन तक का इसमें पैसा लगेगा। कहाँ से आएगा पैसा, है ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली चीज क्या है यहाँ पे, जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी एंड कंपीटिंग कॉरिडोर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाइना का एक कॉरिडोर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके साथ भी यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कंपटीशन होगा, वो भी अपने तरह से बेस्ट डील्स देना चाहेगा इन कंट्रीज को, है ना। तो ये भी एक चैलेंज है यहाँ पे। तो देखो, टर्की का भी यहाँ पे एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है, इराक ईरान यूरोप रूट, एंड चाइना का ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत तो यूरोप में काफी ज्यादा पोर्ट्स को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कंपीटिंग कॉरिडोर्स हैं, जिससे कि इस कॉरिडोर की कंप्लीशन में थोड़ा आपको यहाँ पे डिले देखने को मिल सकता है, या यहाँ फिर जो बाकी ये कंट्रीज हैं उन कॉरिडोर्स पे ज्यादा ना कहीं रिलायंट हो जाए। तो ये चीज आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा आंसर लिख सकते हो। देखो, अब आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, और आपको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कंक्लूजन भी लिखना चाहिए। कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने ऊपर सारी चीजें लिखी हैं उसको ही समराइज यहाँ पे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन लिखा है, देखो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। IMEC जो है, स्ट्रेंथन इंडियाज ट्रेड एनर्जी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी अक्रॉस कॉन्टिनेंट, इट्स सक्सेस डिपेंड अपॉन जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंसिंग, मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों पे डिपेंड करेगा भाई कि ये सक्सेस होगा प्रोजेक्ट की नहीं होगा। एंड विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट किए जाए, इंडिया कैन मेक इट a key pillar of 21st century connectivity। तो इंडिया इसको 21st सेंचुरी का एक यहाँ पे की पिलर बना सकता है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे पंजाब पीसीएस में खासकर ये चीज देखी गई है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उनको एनालाइज किया है और देखा है कि कहीं ना कहीं जो रिसेंट में चीजें चल रही हैं, जो करंट अफेयर्स में चीजें चल रही है, उन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो आप पॉइंट्स हैं, इनको आप और आंसर्स में भी यूज कर सकते हो जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। तो करंट आप चीजें देखना, जो करंट टॉपिक्स होंगे उनको जरूर प्रिपेयर करके जाना अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट हैज डिसरप्टेड रीजनल स्टेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, examine its implication on India's strategic interest, diaspora safety and energy imports। तो यहां पे देखो, ये जो मिडिल ईस्ट में डिसरप्शन चल रही है उसका आपको बोला गया है कि इंप्लीकेशन बतानी है किस पे, आपको यहां पे बतानी है इंप्लीकेशन एक तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे, है ना, कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो किस तरह से अफेक्ट होता है इस इंस्टेबिलिटी से। दूसरा है डायस्पोरा सेफ्टी, कि जो डायस्पोरा, जो वहां पे हमारे लोग रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के रह रहे हैं चाहे एनआरआईज रह रहे हैं, उनको यहाँ पे क्या खतरा है, उनकी सेफ्टी पे इसके क्या इंप्लीकेशंस आएंगे। और तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी इंपोर्ट्स। एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है इंडिया। इंडिया अभी भी अपनी मोर देन 80% एनर्जी नीड्स के लिए बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों पे आपको यहाँ पे इंप्लीकेशन बतानी है। तो देखो यहाँ पे आपकी सेपरेट 3 हेडिंग्स दिखनी चाहिए। एक, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को क्या फर्क पड़ता है, डायस्पोरा सेफ्टी को क्या फर्क पड़ता है, और एनर्जी इंपोर्ट्स को यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर को वो चीज दे दो जो उसको चाहिए, है ना, उसको देखो यहाँ पे क्या चाहिए, उसको सीधे सीधे चाहिए भाई, सीधे सीधे पूछा हुआ है कि भाई हमारे को इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे क्या इंप्लीकेशन पड़ेगी, डायस्पोरा सेफ्टी पे क्या इंप्लीकेशन पड़ेगी, और एनर्जी इंपोर्ट्स पे क्या इंप्लीकेशन पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये चीज आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखना है कि भाई मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी तो है, पर क्यों है। तो वो आपको इंस्टेबिलिटी में देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि इजराइल हमास जो वॉर है, जो चला हुआ है 2023 से लेकर, या फिर अभी रिसेंटली आप देखो कि जो ईरान में जो चीजें हो रही हैं, ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां की जो सरकार है वो प्रोटेस्टर्स पे डंडे चला रही है, वो चीजें आप लिख सकते हो। साथ में आप यहाँ पे जो सीरिया में चीजें हुई कुछ टाइम पहले, है ना, जो कुछ यहाँ पे रिबेल ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपके हुदी रिबेल्स हैं, है ना, सोमालिया के पायरेट्स हैं, तो ये जो एरिया है ना आपका, ये बहुत ज्यादा क्या है,
डिस्टेबलाइज रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं यहाँ पे हमेशा। तो इससे इसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा बता सकते हो, जैसे कि देखो इजराइल हमास वॉर के बारे में बता सकते हो, है ना, एंड द सब्सिक्वेंशियल ईरान सॉरी इजराइल ईरान एस्केलेशन 2024-25, और रीसेंट एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो, जैसे कि ईरान में जो अभी रेवोल्यूशन चला हुआ है, वहां पे लोग जो सड़कों पे उतर आए हैं, उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। रीजन क्रिटिकल फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये जो पूरा ही रीजन है ये हमारे स्ट्रेटेजिक और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रेटन नॉट ओनली एनर्जी सप्लाई, ट्रेड रूट्स, बट ऑल्सो इंडियाज डायस्पोरा एंड वायबिलिटी ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज जो पूछी गई थी कि भाई इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे इसका क्या असर पड़ता है, तो सबसे पहला क्या है कि एक है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। इंडिया को ना यहाँ पे फिर बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाती है। अब देखो इजराइल और अगर ईरान का वॉर स्टार्ट हो जाता है तो हमारे को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हम हमारे इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है, हमारे ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है, ईरान में हम छबार पोर्ट बना रहे हैं, है ना, तो कहीं ना प्रॉब्लम आ जाती है बैलेंस करने की इंडिया को। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज आप लिख सकते हो कि भाई इंडिया को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे टाइट रोप पे चलना पड़ता है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, छबार पोर्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है। सेकंड जो चीज हमने अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा, कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिस्क में है। अभी 2023 में G20 में हमने ये आईमैक चलाया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो अभी चलाया है और यहाँ पे इतनी सारी इंस्टेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं इसमें डिलेज आपको देखने को मिलेंगे। अगर वॉर होता है या कोई भी चीज होती है तो आपका सीधा सीधा असर आपका इस कॉरिडोर पे पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गई। थर्ड चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो मैरीटाइम सिक्योरिटी। जैसे ईरान जो है वो हुदी रिबेल्स जो है उनको बैक करता है, कहां पे, रेड सी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और ये जो जगहें हैं ना, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ये आपकी जो रेड सी है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा चोक पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पे कोई शिप फंस गई और यहाँ पे डिले हो गया तो सीधे महंगाई आपकी इंडिया में बढ़ सकती है, ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा गलत बात हो जाती है। ओवर 60% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट पासिस थ्रू दीज चोक पॉइंट्स, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। प्रॉम्प्टिंग इंक्रीज इंडियाज नेवी डिप्लॉयमेंट, तो इंडिया की नेवी की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है, हमारे को नेवी पे भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प 2.0 2025 में हमने चलाया, जिसमें यहाँ पे जो रीजन है उसको थोड़ा सिक्योर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पायरेट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव चलाया गया ताकि हमारी शिप्स को यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। आगे अगर देखो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। रीजनल इंस्टेबिलिटी में अफेक्ट इंडियाज बिजनेस ट्रेड रूट्स स्पेशली इन द पर्शियन गल्फ। ठीक है, जैसे कि हम वहां पे छबार पोर्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपको डिलेज देखने को मिलेंगे जो टर्मिनल्स वहां पे है, या अगर मान लो वहां पे एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई है पर इंस्टेबिलिटी रहती है तो कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायस्पोरा सेफ्टी पे यहाँ पे क्या इंप्लीकेशन पड़ती है। सबसे पहले तो देखो लाइफ को थ्रेट हो जाता है जो हमारा डायस्पोरा बाहर रहता है, जैसे कि जो हमारे जो एनआरआईज हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे लोग जाते हैं यहाँ पे, लगभग अराउंड 60%, 60 मोर देन 60% जो इंडिया का जो डायस्पोरा बाहर रह रहा है उसमें से गल्फ कंट्रीज में लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज में अगर लोग रह रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट से हमारे जो लोग हैं उनको डायरेक्ट असर पड़ता है ना। देखो इंडियंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स लाइक इराक, सीरिया, यमन फेस रिस्क ऑफ वायलेंट बॉम्बिंग एंड क्रॉस फायर, ये एक रिस्क है। सेकंड है इवैक्यूएशन चैलेंज। अब देखो हमारे सिटीजन्स अगर बाहर फंस जाएंगे तो हमारे को इंडिया में ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं, इंडिया से ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिखता है ऑपरेशन अजय 2023 में हमने चलाया जब इजराइल और हमास का वॉर स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन यहाँ पे आपको सिंधु देखने को मिलता है 2025 में जब ईरान में चीजें खराब हुई। ठीक है, जिससे कि देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग रिस्क टू 9 मिलियन प्लस इंडियंस अक्रॉस गर्ल्स एंड वेस्ट एशिया जो रह रहे हैं, तो इतने सारे लोग यहाँ पे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। एक ये रीजन, एक ये इंप्लीकेशन है डायस्पोरा पे। थर्ड है डिसरप्शन इन लाइवलीहुड। देखो इतना यहाँ से ना बहुत ज्यादा जो अब्रॉड जाते हैं ना यहाँ से, उन्हीं को ही पता है कि किस तरीके से वो यहाँ से जा पाते हैं।
कई लोग यहाँ पे जमीन बेच देते हैं इस उम्मीद में कि वहां पे हमारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखो आपको इनकी लाइवलीहुड में भी डिसरप्शन आती है अगर इंस्टेबिलिटी रहे रीजन में, है ना। तो देखो यहाँ पे ऑयल, कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करते हैं, और इस अगर यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जॉब लॉस का खतरा, वेज डिलेज का खतरा यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। अगला अगर देखें तो रेमिटेंसेस पे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करने वाली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। रेमिटेंसेस देखो 2024-25 की अगर बात की जाए तो 135 बिलियन यूएस डॉलर्स हमने बाहर से हमारे को रेमिटेंस आया है। तो देखो इसमें भी आपको क्या मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी अगर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम रहेगी तो। चलिए देखो यहाँ पे अगला पॉइंट है डिप्लोमेटिक प्रेशर। इंडिया मस्ट engage diplomatically to ensure the safety and rights of its citizens abroad। तो कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, उन कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है ताकि हमारे जो लोग हैं वो थोड़े सेफ रह सके, ठीक है। अगला है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यहाँ पे लोगों पे मेंटली बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, परेशानी देखने को मिल जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट इनसिक्योरिटी कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ डायस्पोरा कनेक्टिविटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे डायस्पोरा जो है हमारा, इनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर देखने को आपको मिलता है। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे है एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंपोर्ट्स पे क्या यहाँ पे असर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। देखो इंडिया जो है ना 89%, देखो यहाँ पे डाटा लिख रखा है एज ऑफ 2026 इंडिया इंपोर्ट 89% ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 89% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एंड द मिडल ईस्ट सप्लाइंग अराउंड 50%। तो 50% तेल जो आता है वो कहां से आ रहा है, वो मिडल ईस्ट से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे को ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। मेकिंग वल्नरेबल टू सप्लाई डिसरप्शन। अगला है यहाँ पे राइजिंग ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल प्राइसेस भी राइज करेंगे अगर यहाँ पे देखो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ऑयल प्रोडक्शन कम, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो प्राइसेस बढ़ने को आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल क्रूड ऑयल में आपको प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। अगला देखो स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्रेशर। अब देखो इंडिया ने क्या किया हुआ है ना, कि इंडिया को पता है कि इंडिया 86% अपना क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, कुछ रिजर्व्स बनाए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए हुए हैं जिसमें ऑयल्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो अगर हमारे को ऑयल बाहर से नहीं आ रहा है, तो अगर हमको स्ट्रेटेजिक अपने रिजर्व्स यूज करने पड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये प्रेशर क्रिएट करेगा हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे। ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिख सकते हो डाइवर्सिफिकेशन अर्जेंसी। तो देखो इंडिया को यहाँ पे अभी क्या जरूरत है कि जो एनर्जी इंपोर्ट्स है अपने, उनको डाइवर्सिफाई करें, और काफी हद तक इंडिया ने डाइवर्सिफाई भी कर दिया है। अभी लगभग 33% ऑयल्स जो हैं हम कहां से इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। पर अभी रिसेंटली देखो आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने हमारे पे टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लगा भी दिए हैं, और 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है अगर हम रशिया से कंटिन्यूसली ऑयल को इंपोर्ट करेंगे, जिसका असर आपको देखने को भी मिल रहा है कि रशिया से इंपोर्ट्स थोड़े हमने कम करने स्टार्ट कर दिए हैं। पर कहीं ना कहीं देखो हमारे को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्रूड ऑयल चाहिए, है ना। अभी एकदम से तो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस हमारी खत्म नहीं होने वाली है, एकदम से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट नहीं होने वाले हैं। अभी हमारी डिपेंडेंस रहेगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को डाइवर्सिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है। हमको यूएस से, अफ्रीका से, रशिया से, जहां से भी हमारे को तेल मिले हमको वहां से खरीदना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखो तो आपको देखने को यहाँ पे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हायर एनर्जी कॉस्ट अफेक्ट इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके से आप हर एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसको आंसर कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपने एग्जामिनर को वही चीज प्रोवाइड करी जो उसको चाहिए, है ना, तो आपको आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरीके से, है ना, हमने ये क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, देखो द इजराइल हमास वॉर, Israel Iran escalation has destabilized the Middle East, threatening India's energy security, trade routes and diaspora safety. Evacuations like Operation Ajay and Operation Sindhu highlight the risk
to millions abroad. India must focus on energy diversification, maritime security, careful geopolitical balancing to protect its strategic interest. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के जो 2 क्वेश्चंस थे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हमने डिस्कस करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। सेम ना मिले तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और यही पॉइंट्स को आप घुमा फिरा के वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत कि क्या दुनिया में चल रहा है, तो आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। और आई होप जो ये हमारा इनिशिएटिव है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब देखो, कल जो है हितेश सर आपके साथ इंडियन कल्चर डिस्कस करेंगे और उसके यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप क्या कर सकते हो, ईमेल लिख के यहाँ पे टेस्ट सिविल स्टैप punjab@gmail.com, इस पे आप यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे आप अपने टेस्ट भेज सकते हो। आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अर्ली साउथ इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हाईलाइट इट्स लिमिटेशन एज अ हिस्टोरिकल सोर्स। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस भी बताओ हिस्टोरिकल सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, द चालुक्यास प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर बाय acting as a bridge between Nagara and Dravida style. Discuss the salient feature of Chalukyan architecture with suitable example. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना। आप इसको खुद अटेम्प्ट करो और कल जो हितेश सर हैं वो आपके साथ ये दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास, जो आज का सेशन है हमारा, वो फ्रूटफुल लगा होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।